बीकॉम 4 से, या जिसे हम कह सकते हैं सेकेंड ईयर। टॉपिक का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, या इसे हम कह सकते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अब ये लिक्विडेशन दो तरीके से, सबसे पहले उसके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। फर्स्ट है वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड सेकेंड वन इज कंपल्सरी लिक्विडेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी। वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या होगा? जब कंपनी खुद से डिसाइड करती है कि अब अपने बिजनेस को वाउंड ऑफ किया जाए, और ऐसा कब होगा? जब कंटिन्यूसली बिजनेस में लॉसेस अगर से होते हैं कंपनी को, तो कंपनी अपने बिजनेस को वाइंड अप कर सकती है। और एक होता है कंपल्सरी। कंपल्सरी का मीनिंग होता है कि जब कंपनी के क्रेडिटर्स या जिनसे कंपनी ने पैसा उधार लिया है, लोन वगैरह लिया है, वो अगर से कोर्ट में अप्लाई करते हैं और कोर्ट का ऑर्डर आता है आपकी कंपनी को वाइंड अप करने का, तो वो कहलाता है कंपल्सरी लिक्विडेशन। तो इस टॉपिक में याद रखिएगा, हमें एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है, एक जिसका हेडिंग होगा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। तो लिक्विडेशन का मीनिंग होता है कंपनी के बिजनेस को वाइंड अप करना, कंपनी के बिजनेस को बंद करना। मैंने कहा दो टाइप के लिक्विडेशन हो सकते हैं, कंपल्सरी और वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब कंपनी खुद से जब डिसाइड करती है कि बिजनेस को वाइंड अप करना चाहिए, बिजनेस को बंद करना चाहिए। और ऐसा किन कंडीशंस में हो सकता है? जब कंपनी को कंटिन्यूसली लॉसेस होते हैं। और कंपल्सरी मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर। इसका जो हमें जो आंसर लिखना है, जो सॉल्व करना है, उसमें हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है जिसे हम कहते हैं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। इसके अलावा कुछ वर्किंग नोट्स भी आपको बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट वर्किंग नोट्स होगी ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ये आपको हर जगह या फिर हर एक बुक्स में नहीं मिलेगा। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, और कभी कभार बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट फॉर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर कौन होगा? तो जैसा हम जानते हैं कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, लिक्विडेट हो रही है मतलब कंपनी बंद हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारे जो प्रोसीजर है, ये जो सारा काम है कंपनी को बंद करने का। अच्छा, कंपनी को बंद करने का मीनिंग क्या होगा? कि कंपनी अपनी सारी एसेट्स को सोल्ड आउट करेगी, और जिन लोगों को पेमेंट करना है, मतलब जो उसके क्रेडिटर्स हैं, जिनसे कंपनी ने डेप्ट लिया, उधार लिया, उन सभी को पेमेंट करना। तो ये दो मेन काम होते हैं, सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। तो ये सारा काम कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर नहीं करेंगे। तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है? एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसे हम कहते हैं लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का मेन काम होता है कि कंपनी की सारी एसेट्स को सोल्ड आउट करना और सारी लायबिलिटीज को पे करना। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं, है क्लियर? टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन, टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन किस किस बेस पे पे किया जाता है? तो सबसे पहले एक होता है रेम्यूनरेशन ऑन एसेट सोल्ड आउट, या हम इसको कह सकते हैं एसेट रियलाइज। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मोस्टली क्वेश्चन में जैसे सबसे पहले आता है ऑन एसेट सोल्ड, कि जितनी भी एसेट्स लिक्विडेटर ने सोल्ड किया है, उन एसेट्स के अमाउंट पे कंपनी उसको लिक्विडेटर को कुछ रेम्यूनरेशन देगी, कमीशन देगी, या फिर एसेट रियलाइज। दूसरा हो सकता है ऑन पेमेंट टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा देगा कि लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है, वो भी किस बेस पे देना है? जितना पेमेंट लिक्विडेटर किसको करेगा? अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स को। या फिर हो सकता है ऑन पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर
कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन पे करना पड़ेगा। किस पे पे करना पड़ेगा? जितना पेमेंट उसने डिवेंचर होल्डर्स को पे किया, ऑन पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर और ऑन पेमेंट टू शेयर होल्डर, ऑन पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। तो ठीक है, हमारा जो टॉपिक है ये कौन से क्लास का? बीकॉम 4 से, जिसे हम कह सकते हैं सेकेंड ईयर का। टॉपिक का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, या उसी हम कह सकते हैं वाइंडिंग ऑफ कंपनी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, कंपल्सरी एंड वॉलंटरी। इसमें जो हमें फॉर्मेट बनाना है, जो हमारा मेन आंसर होगा उसका हेडिंग होगा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। इसके अलावा कुछ वर्किंग नोट्स बनानी पड़ सकती है। जैसे पहली वर्किंग नोट होगी ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या करेंगे हम? तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में डिसाइड करना पड़ता है कि पहले पेमेंट किसे दिया जाएगा। एक सीक्वेंस होगा, जैसे हम सब जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल। तो पहले किसको पेमेंट किया जाता है? प्रेफरेंशियल को, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद में इक्विटी को। तो वैसे ही यहाँ पे एक पूरा सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि जो पहले आएगा उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऐसा नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हम डिसाइड करेंगे कि किसको पेमेंट दिया जाएगा, किसका क्या सीक्वेंस होगा, क्या ऑर्डर होगा। फिर उसके बाद अगली वर्किंग बनानी पड़ सकती है लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। लिक्विडेटर को हम रेम्युनरेशन अलग तरीके से कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया होगा, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि शायद फिक्स भी दे दे रेम्युनरेशन। तो पहले हमें शायद रेम्युनरेशन देना पड़ सकता है ऑन एसेट सोल्ड, कि जितनी भी एसेट लिक्विडेटर ने सोल्ड किया है उसके ऊपर में हम उसको कुछ परसेंट कमीशन देंगे, 2%, 5% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एसेट सोल्ड उसी हम कह सकते हैं एसेट रियलाइज। उसके बाद हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर रेम्युनरेशन ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि जितना भी पेमेंट किया जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उसका कुछ परसेंट हम लिक्विडेटर को पे करेंगे एज अ रेम्युनरेशन। या फिर कभी क्वेश्चन में हो सकता है ऑन पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर और पेमेंट टू शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर्स में दोनों आ सकते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल। चलिए एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं, टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स, टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स। First one is fully secured creditors. Second one is preferential creditors. Preferential creditors, preferential shareholders नहीं, preferential creditors. And last one is unsecured creditors. Unsecured creditors. Question में जो क्रेडिटर्स दिया होगा उसे नॉर्मली ये एज्यूम किया जाएगा दैट इज अनसिक्योर्ड, अनलेस एंड अनटिल वहां पे फुल्ली सिक्योर्ड या प्रेफरेंशियल मेंशन किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज उसे मानेंगे अनसिक्योर्ड। एक और आ सकता है, कभी कभार क्वेश्चन में आता है पार्टली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो पहला है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी जस्ट लाइक होम लोन, कि हमने बैंक से लोन लिया है, उसके बदले हमने क्या किया, हमारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मॉर्गेज किया है, तो वो कहलाएगा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी वो क्रेडिटर जिसको आपको अनसिक्योर्ड के पहले पेमेंट करना है। प्रेफरेंस मींस राइट टू रिसीव फर्स्ट। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या आएगा क्वेश्चन में, या तो प्रेफरेंशियल का नाम देगा स्पेसिफिक, या फिर एनी पेमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट, कि एम्प्लॉय और गवर्नमेंट को कोई पेमेंट अगर से करना है तो वो कहलाता है प्रेफरेंशियल। उसके बाद आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया होगा उसे नॉर्मली हम अनसिक्योर्ड ही मानेंगे, और ये बैलेंस शीट में देगा या फिर एडजस्टमेंट में आ सकता है कभी। पार्टली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड मतलब कुछ लिमिट तक के सिक्योर्ड और कुछ अनसिक्योर्ड है। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया है, आपने लोन लिया है 5 लाख रुपीज का, इसके बदले आपने बिल्डिंग मॉर्गेज किया है, बिल्डिंग आपने क्या किया, मॉर्गेज किया है, मॉर्गेज मतलब गिरवी किया है, और बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है 4 लाख। तो अब क्या होगा, पार्टली सिक्योर्ड का अमाउंट कितना है हमारा 5 लाख, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 5 लाख, और 5 लाख में से जितने की एसेट्स आपकी टिक सकती है, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है, उतनी वैल्यू यहाँ लिखेगा, उसको नाम दे देंगे फुल्ली सिक्योर्ड। ये बन चुका है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड द
will be considered as an unsecured, that is rupees 1 lakh. Unsecured creditors. तो जब हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट या फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर बनाएंगे तो उसमें तीन ही टाइप के लिक्विडेटर्स का पेमेंट करना है, तीन ही टाइप के क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है. फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो सकता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो सकता है, या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो सकता है. फोर्थ टाइप जो है वो हमारे स्टेटमेंट में नहीं लिखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट में आएगा. उस पार्टली सिक्योर्ड को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फुल्ली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि हमने बैंक से लोन लिया है, लोन है 5 लाख रुपीज का, जिसके बदले हमने मॉर्गेज किया था हमारी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू आज 4 लाख रुपीज है. तो टोटल 5 लाख में से जितने की मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की उतनी वैल्यू कंसीडर करेगा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो कहलाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अब किसी के दिमाग में याद है सर उल्टा भी तो हो सकता है. अगर से बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपीज होगी तो सर कैसा, तो फिर जो 1 लाख रुपीज है वो माना जाएगा सरप्लस. 5 लाख रुपीज माना जाएगा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में लिख दोगे 5 लाख, और जो 1 लाख बचेगा वो माना जाएगा सरप्लस. करेक्ट. तो यहां तक कि क्लियर है सभी को. देखिए टॉपिक का नाम क्या बताया था मैंने, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या फिर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. दो टाइप के लिक्विडेशंस होते हैं, वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंपनी खुद से डिसाइड करती है. दूसरा है कंपल्सरी लिक्विडेशन, जब कोर्ट ऑर्डर आ जाए. फिर हमें जो हमारा इस टॉपिक में जो हमारा मेन आंसर जो होगा, जो हमें मेन फॉर्मेट जो ड्रॉ करना है, उसका हेडिंग होगा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी. इसके अलावा कुछ वर्किंग नोट्स बनानी पड़ सकती है. पहली वर्किंग नोट होगी ऑर्डर ऑफ पेमेंट. ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको पेमेंट पहले दिया जाएगा, फर्स्ट नंबर किसका होगा, सेकेंड किसका, थर्ड किसका, फोर्थ एंड सो ऑन. उसके अलावा कभी कभार वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का. मैंने अगला पॉइंट लिख दिया टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन के. रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के अलग अलग टाइप्स होते हैं, किन किन चीजों पे रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना पड़ सकता है. पहला है ऑन एसेट रियलाइज. क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लिक्विडेटर ने जितनी एसेट सोल्ड किया है, जितनी की एसेट उसने रियलाइज किया है, उसके ऊपर उसको कुछ परसेंट कमीशन देना है. फिक्स दिया होगा तो और अच्छी बात है. फिर दूसरा हो सकता है रेम्यूनरेशन ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तीसरा हो सकता है ऑन पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर और ऑन पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट चीज मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स. या देखिएगा बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, वो अनसिक्योर्ड ही माना जाएगा जब तक कि उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट ना हो. तो पहला है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब वो क्रेडिटर्स या वो लोन जिसके बदले हमने हमारी एसेट्स मॉर्गेज किए. एग्जाम्पल मानिए गोल्ड लोन. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है तो प्रेफरेंशियल के नाम से देखा, प्रेफरेंशियल का मतलब होता है राइट टू रिसीव फर्स्ट, कि औरों के कंपैरिजन में आपको पहले लेने का पेमेंट जो राइट होता है वो कहलाता है प्रेफरेंस. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या आ सकता है नॉर्मली, तो एनी पेमेंट टू एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट. एग्जांपल मानिएगा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में आपको दिया है क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, या फिर एनी पेमेंट टू गवर्नमेंट जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, आउटस्टैंडिंग सेल टैक्स एंड जीएसटी वगैरह. ये जो रहेगा ये सब माना जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. और फिर लास्ट होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. बैलेंस शीट में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा या ओनली क्रेडिटर्स दिया होगा उसे हम क्या एज्यूम करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अब ये पार्टली सिक्योर्ड हमारे फॉर्मेट में कहीं नहीं आता, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया होगा, तो पार्टली सिक्योर्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फुल्ली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. मैंने एग्जांपल माना है कि हमने बैंक से लोन लिया था 5 लाख रुपीज का. सपोज मान के चलिए बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 5 लाख होती है और लोन भी कितने का, 5 लाख का, तो वो माना जाएगा फुल्ली सिक्योर्ड. लेकिन बैंक का लोन है 5 लाख और बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है 4 लाख, तो अब ये पार्टली सिक्योर्ड है, मतलब कुछ पोर्शन इसका सिक्योर्ड है और कुछ अनसिक्योर्ड है. तो जितनी की एसेट सोल्ड आउट होगी उतनी अमाउंट मानी जाएगी फुल्ली सिक्योर्ड, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, जैसे बैंक लोन था 5 लाख का, उसमें 4 लाख माइनस बचा 1 लाख, उसको माना जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिट. फिर आपके दिमाग में ये भी आ रहा है सर कभी उल्टा भी हो सकता है कि बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, हमने एग्जाम्पल माना 6 लाख रुपीज, तो फिर क्या करेंगे, तो 5 लाख रुपीज माना जाएगा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 1 लाख रुपीज माना जाएगा सरप्लस. क्लियर है यहाँ पे.